जय हिंद। नमस्कार साथियों, विहांस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पेपर 1 पार्ट ए यूनिट 5 की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे होलकर रियासत के बारे में। इसके पूर्व हमने गोंडवाना रियासत, भोपाल रियासत और सिंधिया रियासत के बारे में सारी जानकारी ले चुके हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं होलकर रियासत। अब दोस्तों, ये उस समय की बात है जहां पर मराठा साम्राज्य का वर्चस्व लगातार बढ़ रहा था और वो पूरे देश में क्या कर रहे थे, शासन करने की योजना बना रहे थे, अपना साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। इसी में क्या होता है, विभिन्न प्रकार से युद्ध होते हैं। मालवा को जीतने के लिए अलग अलग भोपाल में युद्ध हुआ। तो इस तरीके से विभिन्न प्रकार के जब युद्ध हुए तो यहाँ पर मराठा साम्राज्य पुणे सरकार के द्वारा अलग अलग जो रियासतें थी, जो जगह उनके द्वारा जीती गई थी, वो अलग अलग लोगों के द्वारा दी गई। तो यहाँ पर जो इंदौर का जो क्षेत्र था, वो इंदौर का क्षेत्र किसे दिया गया, होलकर वंश के शासकों को दिया गया, या वो पहले सूबेदार बने और वहाँ पर उन्होंने क्या किया, आगे जाकर यहाँ पर अपनी रियासत को एस्टैब्लिशमेंट किया। ठीक है, यहाँ पर जो सबसे पहले रियासत जो गिफ्ट के रूप में मिला था उन्हें इंदौर जगह, वो मिला था मल्हार राव होलकर को पुणे सरकार के द्वारा। ठीक है, तो होलकर राजवंश के यहाँ पर संस्थापक होते हैं मल्हार राव होलकर। अब आप ये समझिएगा कि होलकर आए कहाँ से थे। तो पुणे राज्य की बात है, जब पुणे में क्या है, साउथ औरंगाबाद या दक्षिणी औरंगाबाद के क्षेत्र में वहाँ पर एक गांव था होल गांव के नाम से। अब होल गांव में वो रहने वाले थे, तो होल गांव के रहने वाले के कारण उनका आगे जाकर वो क्या कहलाए, होलकर कहलाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो मल्हार राव होलकर थे वो पुणे गांव के होल नामक गांव से थे, और होल गांव होने के कारण क्या हुआ, उनका नाम आगे जाकर होलकर पड़ा। ठीक है, अब क्या होता है कि मल्हार राव को 1721 में पेशवा की सेवा में शामिल हो जाते हैं और उसमें क्या बनते हैं, वो सूबेदार बन जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे उनका सूबेदार बनने के कारण क्या हुआ कि उनको एक क्षेत्र दे दिया गया और बोला गया कि यहाँ पे अपना आप जो है इस क्षेत्र को संभालिए, यहाँ पे आप कर वसूली करिए और उस कर को वसूल करने के बाद मराठा साम्राज्य को दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंदौर का क्षेत्र था वो मिला मल्हार राव होलकर को। 1733 और 1734 का जो समय था, वहां पर क्या है, चौथ और सरदेश मुखी जो मराठा साम्राज्य के द्वारा कर लगाए जाते थे, ये कर को वसूलने हेतु मल्हार राव होलकर को एक शिविर स्थापना करने की अनुमति दी गई। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर एक पृष्ठभूमि तैयार होती है होलकर रियासत के एस्टैब्लिशमेंट की। ठीक है, पृष्ठभूमि बन गई, मल्हार राव होलकर यहाँ पे क्या कहला गए, संस्थापक कहला गए। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे अलग अलग शासक होते हैं। उसके बाद अहिल्याबाई आती हैं, तुकोजी राव आते हैं, मल्हार राव होलकर थर्ड आते हैं, शिवाजी राव आते हैं। तो अलग अलग शासक हुए हैं जिन्होंने क्या किया है, होलकर रियासत के साम्राज्य को आगे बढ़ाया है, साम्राज्य विस्तार किया है और कई लोक कल्याणकारी कार्य भी किए हैं। तो इस तरीके से होलकर रियासत विभिन्न प्रकार से आगे बढ़ता है और 1947 में उसका विलय कहाँ हो जाता है, भारत संघ में हो जाता है। 1857 की क्रांति की भी बात करें तो इंदौर शहर और महू शहर से भी 1857 के समय क्या हुआ, विद्रोह हुआ और इस रियासत के आसपास भी विद्रोह देखा गया, जहां पर 1857 की क्रांति का विस्तार होता है। ठीक है, आगे जाकर ये रियासत क्या हो जाती है, भारत संघ में विलय हो जाती है। चलिए अब आगे धीरे धीरे क्या करेंगे, हम सारे शासकों के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से शासकों ने अपने कार्य किए हैं और साम्राज्य के विकास हेतु उन्होंने क्या योगदान दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर संस्थापक आते हैं अपने मल्हार राव होलकर, जो 1731 से लेकर 1766 ईस्वी तक इंदौर के आसपास क्षेत्र में अपना क्या करते हैं, शासन करते हैं। ठीक है, तो मल्हार राव होलकर के बारे में जानेंगे। मल्हार राव जो होलकर थे वो क्या थे, एक सेकेंड दोस्तों, मल्हार राव होलकर जो थे वो क्या थे, वो होलकर वंश के क्या थे, संस्थापक थे। इन्होंने क्या किया, होलकर वंश की स्थापना की, क्योंकि इन्हें को ही क्या मिला था, सर्वप्रथम सूबेदारी दी गई थी किसकी, मराठा साम्राज्य के द्वारा। तो यहाँ पर मल्हार राव होलकर 1731 से लेकर 1766 तक शासन करते हैं और ये होलकर वंश के संस्थापक भी कहलाए जाते हैं। योग्यतम कुशल प्रशासक थे, मतलब सबसे योग्य कुशल प्रशासक होने के कारण, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में या फिर इस रियासत को बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया और साथ ही साथ इनके समय पर बहुत सारे युद्ध भी हुए, जिसके कारण इन्हें क्या था, वो सूबेदारी भी दी गई थी। तो सबसे पहले योग्यतम कुशल प्रशासक, क्योंकि हर एक कुशल प्रशासक ही अपनी रियासत को या तो एस्टैब्लिश कर सकता है या उसे एस्टैब्लिश करके आगे बढ़ा सकता है। तो ये खूबियां किसमें थी, मल्हार राव होलकर में। 1728 ईस्वी में क्या करते हैं, ये मालवा के शासक बनते हैं, मतलब इनको मालवा का शासक घोषित किया जा चुका था 1728 ईस्वी में। 1731 ईस्वी में क्या करते हैं, सिंधिया रियासत के साथ ही इंदौर रियासत की क्या होती है, यहाँ पर स्थापना होती थी। यहाँ पे अगर बात करें इंदौर रियासत या होलकर रियासत की बात करें तो यहाँ पर स्थापना कब होती है,
1731 में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपको मल्हार राव होलकर के बारे में जानकारी देनी हो तो आप ये 3 मार्कर में लिख सकते हैं आराम से, आपको ये पॉइंट दे चुके हैं। ठीक है, अब जानेंगे कि मल्हार राव होलकर ने अपने समय काल में किस प्रकार से युद्ध लड़ा, कौन कौन से युद्धों से उन्हें सामना करना पड़ा, जिससे उन्होंने अपना वर्चस्व बनाया और आगे जाकर क्या किया, इंदौर रियासत को आगे बढ़ने के लिए उन्होंने क्या किया, पृष्ठभूमि तैयार की। ठीक है, तो सबसे पहला युद्ध होता है सारंगपुर का युद्ध। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, सारंगपुर का युद्ध, वो कब होता है, 1724 ईस्वी में। अब जो ये युद्ध होता है वो होता है गिरधर बहादुर और मल्हार राव होलकर के मध्य, दोनों के मध्य लड़ाई होती है। यहाँ पर क्या मल्हार राव होलकर विजयी होते हैं, मालवा का विजय होता है और गिरधर बहादुर की क्या होती है, गिरधर बहादुर की मृत्यु हो जाती है। और गिरधर बहादुर की मृत्यु होने के पश्चात दया बहादुर को मालवा का सूबेदार बना दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा युद्ध था, सारंगपुर का युद्ध हुआ, 1724 में हुआ। गिरधर बहादुर और मल्हार राव होलकर के मध्य युद्ध हुआ। इसमें मल्हार राव होलकर विजयी हुए और दया बहादुर को सूबेदार बना दिया गया। ठीक है, तो आप सारंगपुर का युद्ध आराम से लिख सकते हैं। उसके बाद इनके ही शासनकाल में होता है अमझेरा का युद्ध। अब जो अमझेरा का युद्ध होता है वो होता है 1728 में, और यही ये युद्ध होता है जहां पर पुणे सरकार अलग अलग रियासतें बनाती है। इस युद्ध के पश्चात पवार को, सिंधिया को और यहाँ पर होलकर को उनकी सूबेदारी हेतु अलग अलग क्षेत्र दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो युद्ध हुआ था ये बहुत ही निर्णायक युद्ध था। यहाँ पे 1728 ईस्वी में अमझेरा का युद्ध होता है। ये युद्ध मुगल सूबेदार और मराठा के मध्य होता है और यहाँ पे मालवा पर मराठा का नियंत्रण हो जाता है। ठीक है, ये युद्ध में मराठा जीत जाते हैं, मराठा की क्या होती है, जीत होती है, और जिसके कारण ही क्या होता है, मालवा पर जो नियंत्रण होगा वो किसका होगा, वो होगा मराठाओं का। समझ में आ गया, तो ये यहाँ पे 1728 में अमझेरा का युद्ध हो गया। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं तिरला युद्ध में। तो तिरला युद्ध होता है 1731 में। ये भी युद्ध होता है मुगल सूबेदार दया बहादुर और मराठा। वहां पर आपको पता था सारंगपुर के युद्ध में क्या होता है, सारंगपुर के युद्ध में दया बहादुर को सूबेदार बना दिया जाता है, लेकिन सूबेदार जब वापस से विद्रोह करता है तो उस विद्रोह के कारण ही क्या होता है, यहाँ पर वापस से युद्ध होता है किसका, तिरला का युद्ध। और इस तिरला का युद्ध होता है मुगल सूबेदार दया बहादुर और मराठाओं के बीच। और यहाँ पर क्या होता है, ये मुगल सूबेदार दया बहादुर को पूर्ण रूप से पराजित करते हैं, और पराजित करने के बाद जो मराठा का जो मालवा पर क्या होता है, पूर्णतः सत्ता स्थापित हो जाती है। मतलब अब पूर्णतः नियंत्रण किसका हो गया, या सत्ता किसकी स्थापित हो गई, यहाँ पर मराठाओं की सत्ता स्थापित हो चुकी है। ठीक है, इसके बाद एक युद्ध होता है भोपाल का युद्ध। यहाँ पर आपको पता होगा ये सारे युद्ध हो रहे हैं बाजीराव प्रथम के शासनकाल में, क्योंकि बाजीराव प्रथम ने शासन किया था, बाजीराव प्रथम ने शासन किया था 1720 से लेकर 1740 तक, और इस समय काल में उन्होंने एक भी लड़ाई नहीं हारी थी। ठीक है, तो बाजीराव प्रथम ने अपने जीवन काल में एक भी लड़ाई नहीं हारी, और 1720 से लेकर 1740 तक उन्होंने क्या किया, शासन किया। अब भोपाल का युद्ध की बात आती है। भोपाल का युद्ध हुआ था 1737 ईस्वी में। कब युद्ध हुआ था भोपाल का, 1737 में। और ये युद्ध हुआ था, वो हुआ था हैदराबाद के निज़ाम और मराठाओं के मध्य। तो हैदराबाद के निज़ाम और मराठाओं के बीच ये युद्ध हुआ। इसमें मराठा क्या होते हैं, मराठा विजयी होते हैं, और इस तरीके से लगातार अपना वो साम्राज्य विस्तार करते जा रहे हैं। इसके बाद आता है वो समय काल जहां पर मराठा की शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। उसके बड़े बड़े नेता की मृत्यु हो जाती है। जो बड़े बड़े शासक रहते हैं, अथवा बड़े बड़े सूबेदार रहते हैं, उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और 1731 का समय है जहां पर, जिसे बोला जाता है 1761 का समय, इसको बोला जाता है पानीपत का तृतीय युद्ध। ठीक है, पानीपत के 2 युद्ध पहले ही हो चुके थे। एक आपको पता होगा 1526 में, और दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में। ठीक है, तो ये 2 युद्ध हुए थे, जहां पे ये तीसरा युद्ध होता है 14 जनवरी 1761 को। ठीक, 1761 को जब ये युद्ध हुआ, तो ये युद्ध होता है अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच। मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच ये क्या होता है, युद्ध होता है। और यहाँ पर अहमद शाह अब्दाली की सेना क्या रहती है, काफ़ी ट्रेन रहती है, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पर मराठा पराजित हो जाते हैं। मराठा की ओर से सदाशिवराव और विश्वासराव अपना सेनापति का नेतृत्व करते हैं, वहाँ पे सेनापति रहते हैं वो। और यहाँ पर कुछ समस्याओं के कारण ऐसा होता है, जिसके कारण अहमद शाह अब्दाली युद्ध में विजयी होता है और मराठाओं की हार होती है। आपने एक कोट भी पढ़ा होगा कि पानीपत का तृतीय युद्ध जो है वो ये बताता है कि यहाँ ये जो जहाँ पे एक कोट दिया गया था,
बोला गया कि यहाँ पर यह नहीं पता कि भारत पर अब कौन शासन करेगा, लेकिन निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि अब मराठा जो साम्राज्य है वो भारत पे शासन नहीं करेगा। ठीक है, तो ये युद्ध समझ में आ सकता है आपको कि ये युद्ध कितना खतरनाक रहा होगा, जिसके कारण कहाँ पर यहाँ पे पूरी मराठा की शक्ति कहाँ पे क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ठीक है, क्योंकि मराठाओं की भी कुछ यहाँ पर गलतियाँ थी या असफलता के कारण थे कि उनकी लूटमार पद्धति, जो अलग अलग जगहों पे लूट करते थे, अलग जो शासक थे, जो क्षेत्रीय शासक थे, उनके साथ संबंध स्थापित ना कर पाना। तीसरी चीज सदाशिवराव का मल्हारराव होलकर या होलकर साम्राज्य के जो शासक थे उनकी दी गई सलाह ना मानना। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से क्या हो गया, ये युद्ध में मराठा साम्राज्य को पराजय झेलनी पड़ी। ठीक है, उसके बाद इस युद्ध में इस युद्ध में जो पानीपत की युद्ध था उसमें मल्हारराव होलकर की क्या भूमिका थी वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मल्हारराव जो होलकर थे उन्होंने सदाशिवराव को बोला कि हम छापामार पद्धति से युद्ध करेंगे। ठीक है, तो लेकिन क्या होता है, सदाशिवराव उनकी सिफारिश अस्वीकार कर देता है और वो छापामार पद्धति को एक्सेप्ट करने या युद्ध में प्रयोग करने से मना करने के कारण यहाँ पर क्या होता है, मल्हारराव जो होलकर रहते हैं वो लड़ाई से वापस चले जाते हैं या अलग हो जाते हैं। उन्होंने मना कर देता है क्योंकि कहीं ना कहीं एक आत्मविश्वास की भी बात रहती है, जिसके कारण क्या हुआ, यहाँ पर मल्हारराव होलकर को क्या हो गया, उन्हें स्वाभिमानी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, जिसके कारण वो क्या हो गए, इस लड़ाई से अलग हो गए। और अलग होने के पश्चात क्या होता है, यहाँ पर जो परिणाम होता है वो मराठाओं के हार के रूप में देखा जाता है। ठीक है, ये चीज समझ में आया। ये सारे पॉइंट्स जिसके कारण क्या हुआ, मल्हारराव होलकर का क्या होता है, पानीपत के युद्ध में उनका योगदान होता है। उसके बाद हम आगे देखेंगे कि यहाँ पर उनकी क्या राजनीतिक उपलब्धियाँ थी। अगर आपके राजनीतिक उपलब्धियों की बात की जाए तो यहाँ पर मराठा सत्ता को स्थापित करने में किसका योगदान था, मल्हारराव होलकर का था। और कहाँ पे उन्होंने मराठा सत्ता को स्टैब्लिश किया, वो था मालवा का क्षेत्र। तो मालवा पर मराठा सत्ता को स्थापित करने का योगदान जाता है मल्हारराव होलकर को। उनके समय काल में सारंगपुर, तिरला और भोपाल के युद्ध का उन्होंने क्या किया, उन्होंने नेतृत्व भी किया। मतलब इन सारे युद्धों में उन्होंने नेतृत्व करके ये सारे युद्ध जीते भी। 1747 ईस्वी में इन्होंने इंदौर में राजवाड़ा का निर्माण करवाया। तो राजवाड़ा का निर्माण कब हुआ, 1747 ईस्वी में। और 1764 में शुजाउद्दौला का अंग्रेजों को विरुद्ध क्या किया, इन्होंने अपनी सहायता प्रदान करी। समझ गए। तो इस तरीके से यहाँ पर अगर राजनीतिक उपलब्धियाँ की बात की जाए तो इस तरीके से मल्हारराव होलकर की राजनीतिक उपलब्धियाँ थी। समझ में आया, ये चीज़ें हो गई। उसके बाद शासक बनते हैं, इनके पौत्र बनते हैं मालेराव होलकर। क्योंकि इनके जो पुत्र होते हैं मल्हारराव होलकर के, खांडेराव, उनकी मृत्यु हो जाती है और उनका विवाह होता है किसके साथ, अहिल्याबाई होलकर के साथ। अब अहिल्याबाई होलकर की जो दो पुत्र, एक पुत्र था एक पुत्री था। पुत्र का नाम था मालेराव और पुत्री का नाम था मुक्ताबाई। ठीक है, ये दोनों क्या हैं, अहिल्याबाई के पुत्र और पुत्री हैं। ठीक है, खांडेराव की मृत्यु हो चुके हैं। तो यहाँ पर शासन करते हैं कौन, मालेराव होलकर। मालेराव होलकर शासन करते हैं कब, 1767 ईस्वी में। और इसके पश्चात क्या होता है कि इनकी भी मृत्यु हो जाती है। अब शासन की सत्ता कौन संभालते हैं, शासन की सत्ता संभालती हैं देवी अहिल्याबाई होलकर। ठीक है, मालेराव होलकर के समय वो संरक्षिका थी। मालेराव की मृत्यु होने के पश्चात ये अपना क्या है, शासक के रूप में कार्य करने के लिए पुणे सरकार से अनुमति मांगती हैं, जिसके पश्चात इन्हें क्या है, शासन करने की अनुमति मिल जाती है। और 1767 से लेके 1795 तक का काल जो रहता है वो देवी अहिल्याबाई होलकर का माना जाता है, या उस टाइम पर उन्होंने क्या किया, अपना शासन किया। अब देवी अहिल्याबाई का जो शासनकाल था वो होलकर साम्राज्य का या होलकर रियासत का स्वर्ण युग का काल कहा जाता है। मतलब ये जो काल था वो स्वर्ण युग का काल था। ठीक है, इसके समय में आपको पता होगा कि निमाड़ और मालवा के क्षेत्र के लोग अहिल्याबाई को देवी के रूप में आज भी पूजते हैं। ठीक है, अब अगर सामान्य परिचय की बात किया जाए तो यहाँ पर जो देवी अहिल्याबाई थी उनका जन्म हुआ था 1725 ईस्वी में चौड़ीग्राम महाराष्ट्र में। ठीक है, कहाँ हुआ था, चौड़ी गांव के महाराष्ट्र में 1725 ईस्वी में। मृत्यु हुई थी इनकी 1795 में। इनके पति का नाम था खांडेराव। खांडेराव के पुत्र थे मालेराव और पुत्री थी कौन, मुक्ताबाई। ठीक है, इनके समय पर जो सेनापति थे वो थे तुकोजी राव। तुकोजी राव क्या थे, इनके समय पर सेनापति के रूप में अपना कार्य कर रहे थे। अब क्या हुआ था, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की चुनौतियां जो थी वो देवी अहिल्याबाई के सामने आई थी।
ठीक है। तो जो मुख्य चुनौतियाँ थी वो था मराठा सरदारों का कहीं ना कहीं ने विरोध मिल रहा था, क्योंकि महिला के रूप में शासन करना एक कहीं ना कहीं सरदारों के लिए क्या था, एक विरोध का कारण बन गया था। और उन्होंने क्या किया, अहिल्याबाई का विरोध किया। एक ही समय पर उनके पति, उनके पुत्र और ससुर की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, जिसके कारण उन्हें पूरे साम्राज्य का क्या होगा, भार जो है उनके कंधों पर आ गया। और वो भी उनके समक्ष क्या थी, प्रमुख चुनौती थी। इनके समय काल में ही चंद्रावत के जो राजपूत थे वो इनके प्रति क्या कर दिए, विद्रोह कर दिए, जो भी एक मुख्य चुनौती के रूप में उनके सामने आ रहा था। इस सभी चुनौतियों को अहिल्याबाई ने बहुत अच्छे तरीके से संभाला और शासन के विस्तार में, शासन के सुचारू रूप से समन्वय के साथ कार्य करने में उन्होंने अपना क्या हुआ, महत्वपूर्ण योगदान दिया। अहिल्याबाई जो थी एक न्यायप्रिय, साहसी और एक कुशल नेतृत्वकर्ता शासिका थी। तो ये इनके काल की क्या थी, प्रमुख उपलब्धियां थी कि इन्होंने सारी समस्याओं को या सारी चुनौतियों को आराम से संभाला और उन्हें सही तरीके से दर निकाल कर अपने शासन का विस्तार किया। ठीक है। और विस्तार करने के पश्चात एक शांति प्रिय साम्राज्य की स्थापना करी। अब इनकी कार्य की बात करते हैं। इन्होंने अपने समय काल में क्या क्या कार्य किया, क्योंकि इनके समय काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी जाती है। इन्होंने अपनी सबसे पहले जो राजधानी थी वो राजधानी कहाँ स्थापित करी, तो राजधानी इन्होंने कहाँ स्थापित करी, महेश्वर में। मतलब महेश्वर को इन्होंने क्या किया, अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है। महेश्वर में इन्होंने साड़ी उद्योग की भी स्थापना की। आप कभी महेश्वर के किले में जाएंगे तो वहाँ पे जो ऊपर वाला पोर्शन है या ऊपर का किला है वहाँ पर साड़ी उद्योग भी चलता है। आज भी वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पर साड़ी के कार्य चलते रहते हैं और साड़ी का व्यापार वहाँ पर होता है। तो महेश्वर में उन्होंने सबसे पहले क्या किया, साड़ी इंडस्ट्री की स्थापना करवाई। ये उस समय पर चली आ रही है और वर्तमान में भी आज भी वहाँ पर साड़ियाँ बनती हैं। राज्य में सड़कों और नालियों का निर्माण भी करवाया इनके द्वारा। अनेक मंदिरों, घाटों और धर्मशालाओं का निर्माण कराया। काशी विश्वनाथ में इन्होंने, वाराणसी में काशी विश्वनाथ का मंदिर का निर्माण करवाया और सोमनाथ के मंदिर का भी जीर्णोद्धार करवाया गया था। ठीक है। बनारस में मणिकर्णिका घाट का भी निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, अहिल्याबाई के द्वारा। तो इस तरीके से इन्होंने अपने मुख्य कार्य किए। शांति व सुरक्षा के लिए महिला सशक्तिकरण की क्या थी, ये पक्षधर थी। मतलब महिला सशक्तिकरण के लिए इन्होंने अपने समाज में बहुत बड़ा योगदान दिया, जो शांति और सुरक्षा के कार्य में भी समर्पित था। ठीक है। इस तरीके से अहिल्याबाई का जो काल था या जो शासन काल था वो होलकर रियासत का स्वर्ण काल भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने शासनकाल को 1767 से लेकर 95 तक सुचारू रूप से चलाया। न्याय व्यवस्था बहुत ही उच्च थी। यहाँ पर उन्होंने कई स्थापत्य कार्य भी किए। सभी धर्मों का बराबर समन्वय दिया। सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु शासिका थी। सनातन धर्म और कृष्ण शिव भगवान की वो बहुत ज़्यादा भक्त थी, तो उन्होंने कई स्थापत्य शिव जी को समर्पित किया। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया। साथ ही साथ एक न्यायप्रिय शासक होने के कारण उन्होंने सभी को न्याय भी दिलाया। ठीक है। उसके बाद अहिल्याबाई की मृत्यु होने के पश्चात तुकोजी राव होलकर रियासत के क्या बनते हैं, यहाँ पर शासक बनते हैं। और 1795 से लेके 1797 ईस्वी तक इन्होंने क्या किया, इन्होंने शासन किया। कार्य प्रणाली में अगर देखें तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, अपनी राजधानी को परिवर्तित किया और राजधानी महेश्वर से कहाँ ले आए, वापस से इंदौर ले आए। ठीक है। तो अब राजधानी क्या हो गई है, अब राजधानी हो गई है तुकोजी राव होलकर के समय पर कहाँ पर, इंदौर स्थानांतरित की जा चुकी है। इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण काम जो किया वो किया कि अपनी सेना का यूरोपीय पद्धति से आधुनिकीकरण किया। मतलब अपनी सेना को जो मॉडर्नाइजेशन किया है वो कहाँ से, यूरोपीय सिस्टम के हिसाब से ही किया है। इनके साथ ही क्या हुआ था कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों को हराया था। अब प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था यहाँ पर, तो यहाँ पर इन्होंने किसको हराया था, अंग्रेजों को हराया था। ये 1782 की बात है। 1782 के समय पर जब प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था तो इनके शासनकाल में ही है, शासनकाल नहीं मतलब ये जो सेनापति थे, तो सेनापति के रूप में क्या किया था, इन्होंने अंग्रेजों को पराजित किया था। ठीक है। और इसके पश्चात जो अहमद शाह अब्दाली का साथ देने वाले जो रोहिले थे, तो रोहिलों को भी इनके द्वारा क्या किया गया, इनके द्वारा दंडित किया गया। तो 2 वर्ष के शासनकाल में इन्होंने इस तरीके से अपना योगदान दिया। कुछ काफ़ी अच्छे कार्य भी किए। इनके शासन के पूर्व जो युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेजों को हराया भी था। तो एक प्रकार के ये क्या थे, एक कुशल सेना नायक थे और सेनापति के रूप में अपना कार्य किया। ठीक है। तो यहाँ पे इनका कार्यकाल समाप्त होता है। उसके बाद अब शासन आता है यशवंत राव होलकर प्रथम का।
किसका शासनकाल आता है? यशवंतराव होलकर प्रथम का। इन्होंने शासन किया 1798 से लेकर 1811 तक। ठीक है, इसके द्वारा अब इनके द्वारा भी क्या किया गया? राजधानी का परिवर्तन किया गया। राजधानी का परिवर्तन ऐसा किया गया कि यहाँ पे अभी क्या थी? तुकोजी राव द्वारा इंदौर बनाई गई थी। इंदौर से पश्चात यहाँ पे यशवंतराव होलकर स्थानांतरित करते हैं भानपुरा। मतलब अब राजधानी क्या हो गई? अब राजधानी हो गई है भानपुरा। ठीक है, तो यहां पर अब राजधानी क्या बन गई है? भानपुरा बन गई है। भानपुरा में इन्होंने सबसे पहले काम किया वो था भानपुरा में तोपखाना स्थानांतरित किया। ठीक है, तोपखाना बनाने के पश्चात यहाँ पे क्या किया उन्होंने? अब उसकी राजधानी भी बना दिया। अब क्या होता है, यहाँ पे एक व्यक्ति थे जिन्होंने इन्हें क्या गया? मध्य भारत का नेपोलियन कहा है। ठीक है, मध्य भारत का नेपोलियन बोला गया है यहाँ पे यशवंतराव होलकर प्रथम को। तो आपसे अगर क्वेश्चन आए कि मध्य भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे यशवंतराव होलकर प्रथम को, जिन्होंने 1798 से लेकर 1811 तक अपना क्या किया? शासन किया। अब क्या हुआ था यहाँ पर ये समय काल था जहाँ पर पेशवा और सिंधिया की शक्ति भी कमजोर हो रही थी। यहाँ पे अंग्रेजी सेना लगातार यहाँ पे क्या कर रहे थे? आक्रमण और शासन का विस्तार कर रहे थे। तो यहाँ पर अंग्रेजों के कारण पेशवा और सिंधिया के बीच में और यहाँ पर होलकर के भी मध्य में क्या हो गए? इन सभी के बीच में मतभेद हो गए और 1802 में एक साथ पेशवा और सिंधिया ने यशवंतराव होलकर के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया और यहाँ पर पेशवा और सिंधिया दोनों को ही यशवंतराव होलकर ने पराजित कर दिया और यहाँ पे यशवंतराव होलकर क्या होते हैं? विजयी होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर इनके मध्य पेशवा सिंधिया और होलकर के मध्य एक युद्ध भी होता है 1802 में। अब आता है समय द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध इन्हीं के समय काल पर हुआ था, जहां पर 1803 से 1805 के मध्य यशवंतराव और लॉर्ड वेलेस्ली के मध्य क्या हुआ? युद्ध हुआ और यहां पर यशवंतराव पराजित होते हैं और पराजित होने के कारण उनके अपने राज्य का बुंदेलखंड का जो क्षेत्र होता है वो छोड़ना पड़ता है। ठीक है, और छोड़ना पड़ता है ये किस संधि के तहत होता है? तो ये होता है राजपुर घाट की संधि के तहत। ठीक है, यहाँ पे राजपुर घाट की संधि होती है और राजपुर घाट की संधि के कारण यहाँ पे जो बुंदेलखंड होता है वो किसे छोड़ना पड़ता है? यशवंतराव होलकर को, वो अंग्रेजों को देना पड़ता है। ठीक है, और वापस से अंग्रेजों की सहायता से, क्योंकि आपको पता होगा कि इस समय पर सहायक संधि बाजीराव प्रथम पेशवा के द्वारा, बालाजी बाजीराव पेशवा के द्वारा सहायक संधि ले ली जाती है, जिसके कारण अंग्रेजों का क्या हो जाता है? संरक्षण मिल जाता है और यहाँ पर बाजीराव जो पेशवा होते हैं वो वापस से क्या बनते हैं? वापस से पेशवा बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यशवंतराव होलकर का कार्यकाल 1811 में समाप्त होता है। उसके बाद शासक बनते हैं मल्हार राव होलकर तृतीय। ठीक है, यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि द्वितीय क्यों नहीं आया, क्योंकि द्वितीय का कोई उल्लेख नहीं है, जिसके कारण यहाँ पे क्या होता है? मल्हार राव तृतीय शासन करते हैं 1811 से लेकर 1833 तक। तो 1811 से लेकर 1833 तक ये शासन करते हैं। ये यशवंतराव होलकर के इकलौते पुत्र होते हैं। यहाँ पर ये अपना शासन स्टार्ट करते हैं। तो 1811 से लेकर 1833 तक इन्होंने क्या किया? इन्होंने शासन किया। अब राजधानी परिवर्तन की बात करें तो ये भी राजधानी परिवर्तन करते हैं और वापस से भानपुरा से अपनी राजधानी कहाँ ले आते हैं? इंदौर ले आते हैं। ठीक है, तो अब राजधानी क्या हो गई? अब राजधानी वापस से कौन हो चुकी है? इंदौर हो चुकी है। ठीक है, तो राजधानी का पुनः स्थानांतरण किया गया, जो भानपुरा से कहाँ लाया गया? इंदौर लाया गया। इन्होंने महू में ब्रिटिश छावनी का क्या करवाया? निर्माण करवाया। तो मल्हार राव होलकर की बात करें तो मल्हार राव होलकर तृतीय ने महू में ब्रिटिश छावनी का निर्माण करवाया और इंदौर में पंढरीनाथ मंदिर का भी निर्माण इनके द्वारा कराया गया था। तो मल्हार राव होलकर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर पंढरीनाथ मंदिर की स्थापना उनके द्वारा की गई है। इनके ही शासनकाल में क्या होता है? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1817 से 1819 के बीच में। यहाँ पर मल्हार राव होलकर जो तृतीय होते हैं वो क्या होते हैं? वो पराजित हो जाते हैं। ठीक है, और इनके मध्य क्या होती है? यहाँ पर मंदसौर की संधि होती है। तो मंदसौर की संधि के कुछ नियम निर्धारित किए जाते हैं अंग्रेजों के द्वारा, क्योंकि यहाँ पर मल्हार राव तृतीय या फिर होलकर रियासत की पराजय हो गई है। तो इसके दौरान मंदसौर की संधि की कुछ शर्तें रखी जाती है, जहाँ पर राज्य का जो 2/3 हिस्सा होता है वो अंग्रेजों को प्राप्त हो जाता है। मतलब होलकर रियासत की 2/3 हिस्सा अंग्रेजों को यहाँ पर मिल जाता है। होलकर जो राज्य था वो अब ब्रिटिश संरक्षण में जा चुका है। राज्य में पेशवा का अस्तित्व जो है अब समाप्त हो चुका है। मतलब यहाँ पर जो पेशवा रियासत थी वो पूर्णतः समाप्त हो जाती है।
ठीक है। और लास्ट में क्या होता है कि इंदौर में ब्रिटिश रेजिडेंस जो है और सेना रखी जाएगी। जो अब क्या होगा, यहाँ पे जो इंदौर की रियासत है या इंदौर का जो क्षेत्र है वहाँ पे ब्रिटिश रेजिडेंस और उनके द्वारा उनकी खुद की आर्मी रखी जाएगी। तो इस तरीके से मंदसौर की संधि की ये सब क्या थे, ये सब शर्तें निर्धारित की गई थी। समझ में आ गया। अब क्या होता है, इसके पश्चात अलग अलग शासक बनते हैं। यहाँ पे मार्तंडराव होलकर बनते हैं शासक 1834 में। 1834 से लेकर 1843 तक ये शासन करते हैं। उसके बाद शासन करते हैं हरिराव होलकर 1843 से, फिर खांडेराव होलकर तृतीय 1843 से लेकर 1844 तक ये शासन करते हैं। इनके शासनकाल में क्या था, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर ही थे या ब्रिटिश रेजिडेंस के अंतर्गत कार्य कर रहे थे, तो इनके द्वारा कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया गया। उसके बाद आते हैं तुकोजी राव होलकर द्वितीय। ठीक है, यहाँ पे कौन आ चुके हैं, तुकोजी राव होलकर द्वितीय आ चुके हैं। ठीक है, तुकोजी राव होलकर ये कब से कब तक शासन करते हैं, 1844 से लेके 1886 तक इनके द्वारा क्या किया गया, इनके द्वारा शासन किया गया। ठीक है, इनका नाम था, जो मूल नाम था वो था जसवंत होलकर। मतलब जो अपने तुकोजी राव थे उनका मूल नाम क्या था, जसवंत राव होलकर था। इनके समय काल पे ही क्या होता है, 1857 की क्रांति होती है। मतलब जो 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था वो या उनके समय काल पर ही होता था। ठीक है, अब क्या था, यहाँ पे क्या है, ब्रिटिश सरकार इनके समर्थन, मतलब उनके समर्थन में कार्य कर रही है ये होलकर रियासत। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी के प्रति क्या थे, ये वफादार थे। समझ में आ गया, यहाँ तक कहानी हो चुकी है। उसके बाद आते हैं यहाँ पर क्या, यहाँ पे इसके कुछ कारण थे। जैसे कर्नल डुरेंट से क्या हो गया, इनके आपसी मतभेद हो गए। ठीक है, विद्रोहियों की इन्होंने क्या की, अप्रत्यक्ष सहायता की थी। ये जो 1857 की क्रांति हुई थी दोस्तों, ये हुई थी कहाँ से शुरुआत, महू छावनी से। और महू छावनी जो हुई थी, तो यहाँ पे जो नेतृत्व कर रहे थे वो नेतृत्व कर रहे थे शहादत खां। मतलब शहादत खां जो थे वो इंदौर में 1857 का विद्रोह था, 1857 का विद्रोह, वहां पर वो क्या कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे। और इनको क्या मिल रहा था, जो अप्रत्यक्ष समर्थन मिल रहा था तुकोजी राव से, वो शहादत खां को मिलता जा रहा था। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्या की, शहादत खां की सहायता की। जब यहाँ पे क्रांति समाप्त होती है, क्रांति को दबा दिया जाता है, तो यहाँ पर ब्रिटिश अधिकारियों के साथ मतभेद हो जाता है, किसका, तुकोजी राव का, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, विद्रोहियों का अप्रत्यक्ष समर्थन या सहायता की थी। ठीक है, अब यहाँ पे जो शुरुआत होती है वो आपको पता ही है कि शुरुआत जो होती है इंदौर में वो होती है महू छावनी से। ठीक है, अब इनके जो मुख्य कार्य थे वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर तुकोजी राव के द्वारा कई महत्वपूर्ण कार्य कराए गए। यहाँ पर इन्होंने इंदौर खंडवा रेल लाइन का निर्माण कराया, जो इंदौर से खंडवा जाती है रेल लाइन, उसका निर्माण कराया। शिक्षा हेतु इन्होंने इंदौर विद्यालय की क्या किया, स्थापना भी करवाई। नर्मदा में पुल का निर्माण करवाया, पुल के निर्माण के क्या रखी, उन्होंने आधारशिला भी रखी। भूमि की पैमाइश करवाई। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने क्या किया, भूमि का माप करवाया, और भूमि के माप करवाने के बाद उन्हें अलग टुकड़ों में विभाजित किया गया। पंचायत पद्धति का भी इन्होंने क्या किया, संचालन किया, जो कि सफलतापूर्वक था। ठीक है, तो यहाँ पे पंचायत पद्धति भी इनके द्वारा किया गई। यहाँ पर कपड़े और रोजगार देने के लिए लोगों को स्टेट कॉटन मिल की क्या किया, स्थापना किया। और स्टेट कॉटन मिल कहाँ था, ये था इंदौर में। तो इंदौर में इन्होंने कपड़े और रोजगार के विस्तार के लिए इन्होंने क्या किया था, स्टेट कॉटन मिल की स्थापना भी कराई थी। किसानों को ऋण प्रदान किया। तो इस तरीके से यहाँ पर तुकोजी राव की ये सभी क्या थे, ये सभी महत्वपूर्ण कार्य उनके द्वारा किए गए थे। ठीक है, इसके बाद तुकोजी राव के पुत्र होते हैं, जिनका नाम होता है शिवाजी राव होलकर। ये शासन करते हैं 1846 से लेकर 1903 तक। तो 1886 से लेकर 1903 तक इन्होंने क्या किया, इन्होंने शासन किया। अब ये क्या थे, ये उस समय के क्या थे, एक शिक्षित और योग्य शासक थे। उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी और एक शिक्षित और योग्य शासक होने के कारण ये सारी चीज़ों को समझते थे, जनता और प्रजा की समस्याओं को भी समझते थे, जिसके कारण इन्होंने कई लोक कल्याणकारी और शिक्षा के क्षेत्र में भी क्या किया, कार्य किया। तो अब बात करते हैं, इन्होंने सबसे पहले 1887 में तुकोजी राव अस्पताल की स्थापना की थी। लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इन्होंने तुकोजी राव अस्पताल की स्थापना की अपने पिताजी की याद में। फिर इंदौर में एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट मतलब तकनीकी संस्थान की स्थापना की। वो कब की थी,
1889 ईस्वी में। उच्च शिक्षा संस्थान हायर एजुकेशन के लिए उन्होंने 1891 में होलकर कॉलेज की भी क्या किया था, स्थापना करवाई थी। इंदौर में लाल बाग पैलेस का भी निर्माण कराया था। तो इंदौर में लाल बाग पैलेस का निर्माण शिवाजी राव होलकर के द्वारा ही कराया गया था। आज भी उसे संग्रहालय के रूप में रखा गया है। आप जब कभी भी इंदौर जाएं तो इस रियासत की महत्वपूर्ण चीज़ें आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, इंदौर में लाल बाग पैलेस का भी निर्माण इनके द्वारा ही कराया गया था। अब अकाल के दौरान जब अकाल पड़ा तो इन्होंने देखा कि गरीब लोगों को बहुत समस्याएं गई, तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, गरीब खानों का भी स्थापना करवाया, गरीब खानों का भी निर्माण कराया। सुखविलास पैलेस और शिवविलास पैलेस इनके स्थापत्य के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। तो अगर बात की जाए सुखविलास और शिवविलास की, तो इसका निर्माण भी शिवाजी राव होलकर के द्वारा ही कराया गया था। ठीक है, उसके बाद शासन करने आते हैं तुकोजीराव होलकर तृतीय। ठीक है, तो तुकोजीराव होलकर तृतीय शासन करते हैं। ये शासन करते हैं 1903 से लेकर 1926 तक। अब इनका यहाँ पे महत्वपूर्ण शासन रहता है। इनके समय काल पे इंदौर में हुकुमचंद मिल की क्या होती है, हुकुमचंद मिल की स्थापना होती है। हुकुमचंद मिल की स्थापना होने के पश्चात यहाँ पर वो क्या होता है, कपड़े का विस्तार या कपड़े के व्यापार का विस्तार होता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध की। तो प्रथम विश्व युद्ध में इन्होंने अंग्रेज सरकार की सहायता की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया, इन्होंने अंग्रेज सरकार की सहायता की थी। नवरत्न मंदिर था, उसका निर्माण कराया। अब जो नवरत्न मंदिर है वो इंदौर में वर्तमान में केंद्रीय संग्रहालय के रूप में है। ठीक है, जो सेंट्रल म्यूजियम है उसके रूप में अभी ये स्थित है। तो यहाँ पर जो नवरत्न मंदिर है वो क्या है, वो केंद्रीय संग्रहालय के रूप में वर्तमान में स्थित है। इन्होंने संस्कृत महाविद्यालय और महिला महाविद्यालय का भी निर्माण करवाया। तो ये भी महत्वपूर्ण चीजें हैं। ठीक है, तो संस्कृत महाविद्यालय और महिला महाविद्यालय का क्या किया, इन्होंने निर्माण कराया। विधवा विवाह और सिविल मैरिज एक्ट भी कानून भी इनके द्वारा बनाया गया था। विधवा विवाह और सिविल मैरिज का जो कानून था वो इनके द्वारा क्या किया गया था, बनाया गया था। अब होलकर रियासत के अगर लास्ट शासक की बात करें तो वो होते हैं यशवंतराव होलकर द्वितीय। ठीक है, तो यहाँ पर अब शासन आता है यशवंतराव होलकर द्वितीय का, जो 1926 से लेकर 1948 तक क्या करते हैं, शासन करते हैं। और इनके शासनकाल में ही भारत में इनका इस रियासत का क्या हो जाता है, इस रियासत का विलय हो जाता है। तो भारत की आज़ादी तक इंदौर राज्य का शासन किया। ठीक है, 1926 से लेकर 1948 तक। 1935 में इन्होंने क्या किया, श्री क्षत्रिय धनकर सेवा मंडल की स्थापना की। ठीक है, तो यहाँ पर 1935 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, श्री क्षत्रिय धनकर सेवा मंडल की स्थापना भी की। हवाई अड्डा जो अहिल्याबाई एयरपोर्ट है अभी इंदौर में, उसकी स्थापना भी यशवंतराव होलकर के द्वारा क्या किया गया था, कराया गया था। इंदौर में यशवंत सागर जलाशय का भी निर्माण इनके द्वारा ही कराया गया। होलकर क्रिकेट स्टेडियम जो अभी मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन है जहाँ पर हेड है, तो वहाँ पर वो स्टेडियम की स्थापना किसने कराई थी, होलकर क्रिकेट स्टेडियम है। होलकर क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है, ये इंदौर में स्थित है। इस प्रकार से यशवंतराव होलकर द्वितीय के द्वारा शासन किया गया। और 1 जनवरी 1950 ऐसा दिन आता है जहां पर वो जो ये रियासत है उसमें विलय संधि पर हस्ताक्षर करने के पश्चात जो ये रियासत वो भारतीय संघ में क्या हो जाती है, वो शामिल हो जाती है। ठीक है, तो 1 जनवरी 1950 को होलकर रियासत भारत में भारतीय संघ में शामिल हो जाती है। समझ में आ गया। तो इस तरीके से विभिन्न प्रकार से अलग अलग शासक रहे जिन्होंने अपना शासन किया, अपने समय काल पे अलग अलग कार्य किया और अपने साम्राज्य का कुछ ने विस्तार भी किया, कुछ ने कई लोग कल्याणकारी कार्य किए, किसी ने स्थापत्य पे अपना योगदान दिया। और यहाँ पर अहिल्याबाई का जो काल था वो स्वर्ण काल के रूप में माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे होलकर रियासत के सभी शासक हो गए। अब यहाँ पे देखते हैं जो प्रमुख शासक थे उन्होंने किस तरीके से अपनी राजधानी का परिवर्तन किया है। तो यहाँ पे अब बात करते हैं मल्हार राव होलकर की। तो मल्हार राव जो होलकर थे वो क्या थे, संस्थापक थे, आपको बताया जा चुका था। अहिल्याबाई ने राजधानी महेश्वर को बनाया था। तुकोजी प्रथम आए तो उन्होंने महेश्वर से इंदौर अपनी राजधानी बनाया। उसके बाद यशवंतराव प्रथम आए तो उन्होंने इंदौर से भानपुरा अपनी तहसील बनाई। फिर मल्हार राव होलकर तृतीय आए तो उन्होंने भानपुरा से इंदौर वापस से स्थानांतरित कर दी। फिर तुकोजी वन थे जो तुकोजी द्वितीय थे, उन्होंने अपने शासनकाल में 1857 की क्रांति देखी और कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से अपना योगदान भी दिया।
फिर उसके बाद आते हैं यशवंतराव होलकर द्वितीय, जिसके समय काल पे ही भारत संघ में इनका क्या हो जाता है, विलय हो जाता है। तो इस तरीके से महत्वपूर्ण शासक थे जिन्होंने अपने समय पर क्या किया, अपनी अलग अलग राजधानी बनाई या राजधानी को स्थानांतरित किया। ठीक है, अब हम समझेंगे इनके प्रशासनिक परिदृश्य, आर्थिक परिदृश्य, सांस्कृतिक परिदृश्य, सामाजिक परिदृश्य और धार्मिक परिदृश्य के बारे में, क्योंकि कोई भी जो रियासत या शासनकाल होता है वहाँ पे अलग अलग तरीके की प्रशासनिक व्यवस्था भी होती है, आर्थिक प्रशासन भी होता है, सामाजिक प्रशासन भी होता है, साथ ही साथ सांस्कृतिक प्रशासन और धार्मिक प्रशासन के दौरान ही ये सब क्या होता है, कार्य करते हैं। समझ में आया। अब सबसे पहले प्रशासनिक परिदृश्य की बात करते हैं। तो प्रशासनिक परिदृश्य की बात करें तो प्रशासनिक व्यवस्था के रूप में सरंजामशाही व्यवस्था अपनाई गई। अब सरंजामशाही व्यवस्था क्या होती है, तो यहाँ पे मराठा साम्राज्य पुणे सरकार के द्वारा कुछ अमाउंट दिया जाता है जो राज्य के विस्तार के लिए या राज्य में शासन के लिए ये अमाउंट क्या होता है, वो यूज़ किया जाता है रियासत के द्वारा। तो सरंजामशाही हुआ, यहाँ पे जो सैन्य व्यय हो रहा है, वित्त वसूली का जो कार्य व्यय हो रहा है, वो सब क्या होता था, एक व्यक्ति होता था जो उसे क्या बोला जाता था, उसे बोला जाता था सरंजामदार। क्या बोला, सरंजामदार जाता था। ये व्यक्ति क्या करता था, सैन्य का जो व्यय हो रहा है वो देखना, वित्त वसूली पूरी करना, वित्त वसूली करके सैन्य के व्यय को देना। तो यहाँ पे जो पूरा मैनेजमेंट था वो सरंजामदार द्वारा किया जाता था, और जो पूरी व्यवस्था को क्या बोला जाता था, उसे कहा जाता था सरंजामशाही। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण व्यवस्था थी। होलकर राजवंश के द्वारा ही खागसी जागीर व्यवस्था अपनाई गई। तो यहाँ पर इनके द्वारा खागसी जागीर व्यवस्था अपनाई गई। कर को वसूलने के लिए, टैक्स लेने के लिए इन्होंने क्या किया, इजारेदारी प्रथा को प्रचलित किया, या इजारेदारी प्रथा इनके द्वारा लागू की गई थी। ठीक है, मल्हार राव होलकर तृतीय के समय सहायक संधि इसके अंतर्गत आ गई थी। मतलब ये क्या किसके अंतर्गत आ गए थे, जो मराठा साम्राज्य था वो भी सहायक संधि के अंतर्गत आ गई थी। और यहाँ पर क्या होता है, मल्हार राव होलकर तृतीय के समय भी क्या होता है, सहायक संधि हो जाती है। ठीक है, अब प्रशासन की कुछ महत्वपूर्ण इकाइयाँ थी जिनके तहत कार्य किया जाता था। अगर एक प्रशासन की महत्वपूर्ण इकाई की बात करें तो यहाँ पे परगना था। परगना के प्रमुख थे कमाविशदार, मतलब जो उसके प्रमुख अधिकारी थे वो थे कमाविशदार। इनका जो मुख्य काम था वो शांति व्यवस्था को स्थापित करना था। ठीक है, तो शांति व्यवस्था को स्थापना करना था। कमाविशदार की सहायता के लिए कुछ अधिकारी भी नियुक्त किए गए थे, इनका नाम था मजूमदार, फड़नवीस और हवलदार। ठीक है, तो ये क्या हुआ करते थे, ये प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे। उसके बाद हम बात करते हैं नगर प्रशासन की। तो नगर प्रशासन में पुलिस प्रशासन चलाया जाता था। ठीक है, पुलिस का एडमिनिस्ट्रेशन था। यहाँ पे जो प्रमुख अधिकारी था वो था कोतवाल। ठीक है, कोतवाल यहाँ पे प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे। जो कार्य था इनका वो जनमानस को न्याय प्रदान करना, मतलब अपनी संपूर्ण प्रजा को जो न्याय देने का कार्य था वो पुलिस प्रशासन के द्वारा ही किया जाता था। अब जो पूरे साम्राज्य की या पूरे रियासत की जो सबसे छोटी इकाई थी वो थी गांव या ग्राम। ठीक है, ग्राम सबसे छोटी इकाई थी। इसका प्रमुख कौन था, तो प्रमुख था पटेल, और जो काम था उसका या कार्य क्या करता था, तो वो था गांव के प्रति सारे कल्याणकारी कार्य को स्थापित करना। ये किसका कार्य था, ये पटेलों का कार्य, पटेल के द्वारा किया जाता था। न्याय प्रशासन की बात करते हैं तो न्याय प्रशासन में आप ये देखेंगे कि ग्रामीण स्तर पर क्या था, ग्रामीण स्तर पर थी पंचायत व्यवस्था। ठीक है, तो जिसका सुचारू रूप से संचालन भी किया गया था यहाँ पर। ठीक, अब बात करते हैं मुस्लिमों को। जो मुस्लिमों को जो न्याय प्रदान करने का कार्य किया जाता था वो किया जाता था काजी के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर जो मुस्लिमों में जो भी अन्याय होते थे उन सब का जो न्याय का विवरण दिया जाता था वो काजी के द्वारा ही किया जाता था। न्याय व्यवस्था में अहिल्याबाई का काल जो है वो सर्वश्रेष्ठ था। मतलब यहाँ पर अहिल्याबाई जो थी उन्होंने अपने शासनकाल में जो न्याय व्यवस्था थी वो उच्चतम रूप पर थी। ठीक है, सभी लोगों को बराबर न्याय दिया गया, न्याय प्रदान किया गया। साथ ही साथ क्या हुआ, वहाँ पे जो अपराध थे वो उसमें लगातार कमी होती रही। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर होलकर रियासत का क्या था, न्याय प्रशासन था। अब बात हम करेंगे सामाजिक परिदृश्य की। तो सामाजिक परिदृश्य की बात करें तो यहाँ पर हिंदू परंपरावादी थे। मतलब जो होलकर थे वो क्या थे, वो हिंदू परंपरावादी थे। परंतु उन्होंने क्या किया, उन्होंने अन्य व सभी धर्मों को क्या किया, समान रूप से सम्मान दिया या सामान्य रूप से उसके प्रति क्या किया, अपना संभाव रखा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या थे, हिंदू परंपरावादी भी थे। साथ ही साथ इन्होंने सभी धर्मों को क्या दिया, सम्मान दिया। इसके बाद उन्होंने मंदिर, घाट, देवालय आदि का भी निर्माण कराया।
सामाजिक व लोक कल्याणकारी कल्याणकारी कार्य के रूप में। तो इस तरीके से इन्होंने अपना क्या किया, अपना योगदान दिया। होलकर समाज व उनके धार्मिक, सामाजिक, नैतिक आदर्शों का जो आधार था वो मराठा धर्म था। कहीं ना कहीं वो सब क्या थे, मराठा धर्म से इंस्पायर्ड थे या मराठा साम्राज्य से इंस्पायर्ड थे। उनके जो कार्य करने के तौर तरीके, वस्त्र, गहने, वो सब किससे थे, वो मराठा साम्राज्य से ही इंस्पायर्ड थे। तो इस तरीके से यहाँ पर जो आधार था उनके समाज का या उनके सामाजिक, धार्मिक व आर्थिक आदर्शों का, तो वो 4 तथ्यों पर आधारित था। पहला, धर्मशास्त्रों का निर्देश, मतलब उनके द्वारा जो क्या था, धर्मशास्त्र थे, उनके निर्देश से के अनुसार ही कार्य किया करते थे। देशाचार्य, देश के अंदर जो भी नैतिक आचरण किया जाता था उन सब का पालन भी इनके द्वारा किया जाता था। जन्याचार जिसे बोला जाता था, जाति का आचरण सिद्धांत था। मतलब ये जो जन्याचार था वो क्या था, वो जाति का आचरण सिद्धांत था। और यहाँ पे आता है कुलाचार, तो कुलाचार क्या था, ये परिवार का आचरण सिद्धांत था। तो इन 4 तथ्यों पर ही क्या था, सामाजिक आधार नियंत्रित किया जाता था या सामाजिक रूप से चला करता था। ठीक है, अब बात करते हैं हम आर्थिक परिदृश्य की। तो आर्थिक परिदृश्य के रूप में देखें तो कृषि व पशुपालन आजीविका के क्या थे, वो मुख्य साधन थे। मतलब यहाँ पर जो भी प्रजा थी वो अपने आजीविका के लिए कृषि या पशुपालन का कार्य किया करती थी उनके साम्राज्य में। ठीक है, कर वसूली हेतु क्या था, इजारेदारी प्रथा चल रही थी। ग्रामीण स्तर पर कानून गो, पटवारी व मुकद्दम, ये सब क्या किया करते थे, कार्य किया करते थे। वस्त्र उद्योग की स्थापना हो चुकी थी, क्योंकि यहाँ पे क्या था, ब्लैक सॉइल पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है, और काली मिट्टी में ही क्या उगाया जाता है, कॉटन उगाया जाता है या कपास उगाया जाता है, जिसके कारण यहाँ पे वस्त्र उद्योग को चालू करने के क्या थे, अच्छे आपको वो मिल जाएंगे अवसर। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इंदौर में कपड़े मिल की स्थापना होती है 1866 में। तो 1866 में क्या करते हैं, ये कपड़े मिल की स्थापना करते हैं। सराफा मार्केट, जो अपने आभूषण की दुकानें होती हैं लाइन से, वहाँ पे जो सराफा मार्केट की स्थापना की गई इंदौर में, वो कब की गई थी, वो की गई थी 1743 ईस्वी में। ठीक है, तो 1743 ईस्वी में क्या हुआ, सराफा मार्केट की स्थापना की गई, है ना। अब हम देखेंगे आर्थिक परिदृश्य के बाद सांस्कृतिक परिदृश्य की बात करें तो 1747 ईस्वी में मल्हार राव ने राजमहल राजवाड़ा का क्या किया था, निर्माण कराया था। तो यहाँ पे निर्माण मल्हार राव होलकर ने राजवाड़ा का 1747 में करवाया। अहिल्याबाई ने महेश्वर साड़ी की को ख्याति दिलवाई। मतलब यहाँ पे उन्होंने क्या किया, साड़ी के उद्योग को आगे ले गया और साड़ी उद्योग की स्थापना भी अहिल्याबाई के समय काल पर ही हुई थी। 1777 में इन्होंने वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। तो काशी विश्वनाथ का मंदिर अहिल्याबाई ने वहाँ पर बनवाया, क्योंकि वो यहाँ पर उन्होंने क्या थी, हिंदू धर्म की वो मतलब परंपरा को आगे बढ़ा रही थी। महेश्वर में साहित्य, संस्कृति व कला उद्योग का क्या था, वो केंद्र बना हुआ था। तो अहिल्याबाई के काल की ही बात करें तो ये जो अहिल्याबाई का काल था वो साहित्य, संस्कृति, कला व उद्योग सभी के लिए क्या था, स्वर्णिम समय था। और इस समय पर क्या हुआ, सभी क्षेत्रों में बराबर रूप से विस्तार भी देखा गया। महेश्वर का जो किला है वो वहाँ पे महेश्वर में अहिल्याबाई के किला के नाम से फेमस है। वो कहाँ स्थित है, वो महेश्वर में स्थित है। महेश्वर किस जिले में है, तो महेश्वर खरगोन जिले में है। ठीक है, संस्कृत विद्वान खुलासी राम का को संरक्षण अहिल्याबाई के द्वारा ही प्रदान किया गया था। बनारस में अन्नपूर्णा मंदिर और विष्णु मंदिर का गया में क्या किया गया, विष्णु मंदिर का निर्माण कराया गया। तो बनारस में अन्नपूर्णा मंदिर था और गया में क्या था, गया में विष्णु मंदिर का निर्माण कराया गया था। पंडितनाथ मंदिर का भी निर्माण कराया गया इनके शासनकाल में, होलकर वंश के शासनकाल में। तो इस तरीके से सांस्कृतिक परिदृश्य के रूप में देखा जाए तो इन्होंने संस्कृति में भी, कला में भी, उद्योग के क्षेत्र में और साथ ही साथ स्थापत्य के रूप में भी महत्वपूर्ण कार्य किए। इनके द्वारा कई मेमोरियल या छतरियों का भी निर्माण कराया गया था, जो हम आगे देखेंगे। तो होलकरों के द्वारा छतरियों का निर्माण कराया गया था। यहाँ पर इंदौर छतरी बाग में खांडेराव होलकर, गौतमाबाई, हरिराम होलकर की बहुत ही सुंदर छतरियां या मेमोरियल क्या है, बने हुए हैं। ठीक है, समझ में आ गया। मल्हार राव होलकर की जो छतरी है वो आलमपुर में बनी हुई है। महेश्वर घाट में क्या है, अहिल्याबाई होलकर की छतरी बनी हुई है। भानपुरा में यशवंत राव होलकर की छतरी का निर्माण किया गया है। तो इस तरीके से जो अलग अलग शासक थे उनकी अलग अलग मेमोरियल अलग अलग क्षेत्रों में बनाई गई है। ठीक है, तो यहाँ पर उनकी छतरियां हो गई। अब धार्मिक परिदृश्य की बात करें अगर, तो होलकर रियासत में जो हिंदू और इस्लाम दोनों धर्मों के प्रति सुंदर समन्वय स्थापित किया गया था। तो होलकर रियासत के जो शासक थे उन्होंने हिंदू और इस्लाम दोनों धर्मों के प्रति क्या किया, बराबर से उन्हें संरक्षण भी प्रदान किया।
सारे धर्मों के प्रति कोई भी भेदभाव नहीं किया और हिंदी और इस्लाम के प्रति क्या थे, दोनों धर्मों के प्रति बराबर से भाव थे और उनमें समन्वय भी अच्छा था। शैव और वैष्णव परंपरा का राजकीय धर्म भी बनाया। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, शैव और वैष्णव परंपरा को अपने धर्मों में शामिल किया और उसको राजकीय धर्म भी बनाया गया। अहिल्याबाई होलकर स्वयं क्या थी, एक शिव भक्त थी। अगर आप कभी महेश्वर जाएंगे तो वहाँ पे देखिएगा आपको जो मंदिर बनेंगे वो शिव मंदिर बहुत सारे वहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है, होलकर राजवंश की बात करें तो इनकी जो कुल देवता थे वो क्या थे, मल्हारी मार्तंड थे और मल्हारी मार्तंड जो थे वो मराठा साम्राज्य के भी कुल देवता थे। उसी के अनुसार होलकर राजवंश के भी कुल देवता कौन थे, मल्हारी मार्तंड थे। तो इस तरीके से दोस्तों आपकी यहाँ पर होलकर रियासत समाप्त होती है। यहाँ पे होलकर रियासत में सारे पॉइंट बता दिए गए हैं। अगर प्रशासन की बात की जाए तो यहाँ पर आपको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और इन सभी रूपों में क्या कर सकते हैं, आप अपने इसका प्रशासन को लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी सभी शासकों के बारे में आपको बताया जा चुका है। अगर आपसे पूछा जाएगा किस तरीके से योगदान था तो आप सारे शासकों में कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। उनके 3 मार्कर, 5 मार्कर, 11 मार्कर भी लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन 1857 की क्रांति से आता है तो तुकोजी राव का योगदान बता सकते हैं और किस तरीके से शहादत खान ने अपने विद्रोह को बढ़ाया, कर्नल ड्यूरेंट ने उसको किस तरीके से रोका, वो सारी चीज़ें भी आपको बता दी गई हैं। तो यहाँ पर आपकी होलकर रियासत पूर्ण रूप से कंप्लीट होती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पे हम बचे हुए यूनिट 5 की 2 रियासतों को पढ़ेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।